इसको प्लीज। नो नो प्लीज, ये आप किराए के बजंतरी नहीं है सिंह जी, और चापलूस नहीं है। इसको विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। विरोध के साथ साथ मैं सदन को और देशवासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब हम इस प्रस्ताव को विरोध करते हैं तो विरोध के साथ किस तरह से हम विकल्प दे सकते हैं, इस बारे में हमारे मन में बिल्कुल साफ राय है। जो हमारे साथी इस काम के लिए हमें सहयोग देने वाले हैं, सभी ने मिलकर इस पर बात की और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे और देश के सामने एक विकल्प देंगे। डोंट डिस्टर्ब हिम प्लीज। नो डोंट डिस्टर्ब हिम। ये विश्वासदर्शक प्रस्ताव की नौबत आई कैसी? हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चिट करते हैं। श्री कृष्ण जी की वाणी यहाँ हुई है और इसलिए इस बारे में मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। एक तो बात माननी चाहिए हम सभी साथियों ने कि जो 13 महीने चुनाव का निर्णय भारत के देश की जनता ने देशवासियों को सामने रखा था, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस देश की जनता ने दिया नहीं था। वोटिंग पैटर्न देखिए, किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनको 25% से ज्यादा, 25.5% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे और उनको समर्थन देने वाले बाकी साथी हैं, इनके सभी के वोट देखने के बाद भी उनको कोई स्पष्ट मैंडेट इस देश की जनता ने दिया नहीं था। मगर साथ साथ मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि हम लोगों को भी मैंडेट नहीं दिया था और इसलिए जब सरकार बनाने की बात आई तो एक साझा सरकार बनाने की परिस्थिति की सरकार हो सकती थी और सरकार बनाने के लिए जो बाकी साथ देने के लिए अन्य सहयोगी पार्टी आगे आएगी, इनकी मदद से सरकार बन सकती थी। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के पीछे था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की शपथ देने की तैयारी रखी, तब उनका पूरा ध्यान नंबर पर था। श्रीमती जयललिता जी का समर्थन का लेटर 2 दिन डिले मिल गया तो प्रधानमंत्री को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी तैयारी रखी नहीं। चेन्नई से खत कब आता है इसकी राह देखनी पड़ी और चेन्नई से खत आने के बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शपथ देने की तैयारी रखी और इसलिए आज की स्थिति में
चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे सरदार बूटा सिंह हो, चाहे चौथाला जी हो, चाहे एआईडीएमके हो, इन सभी का समर्थन इस सरकार को था। और जिस दिन इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी क्षण पर इस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार इस सदन में, इस देश में रहा नहीं, वो अधिकार उन्होंने खो लिया है। अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरे देश के सामने है। उनका सार्वजनिक जीवन पूरे देशवासी जानते हैं। एक मॉरल बेस्ड पॉलिटिक्स करने का काम उन्होंने हमेशा करने की तैयारी दिखाई। हम चाहते थे कि जब ये समर्थन वापिस लेने का काम कुछ साथियों ने किया और जिसका पता उन्हें लगा, तब शायद वो खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदन के सामने ये नौबत नहीं लाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने दूसरा रास्ता का स्वीकार किया। दो दिन में इसकी भी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने आने वाली है। और जो कल कर सकते थे, शायद शनिवार को इस सदन में उनको बहुमत में ये देखने के बाद करने की परिस्थिति उनके ऊपर आएगी। देशवासियों ने देखा कि यह दूसरे बार ऐसी परिस्थिति का सामना अटल जी को करना पड़ता है। 13 दिन की सरकार हम लोगों ने देखी, अभी शायद 13 महीने के लिए भी कुछ कम है। 13 महीने की सरकार आ रही है। मैं सोच रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, what exactly this government has done in last 12.5 months or 13 months, and I have to accept this. The only sole achievement of this government, irrespective of so many contradictions, this government has survived. Without that, I don't find a single contribution of this government in last 12.5 months. और इसलिए ये सरकार बच गया 13 महीने। यही बहुत काम अटल जी के नेतृत्व पर यहां हुआ था। पूरी दुनिया की परिस्थिति एक अलग हो रही है। दुनिया में आजकल जगह जगह पर बात चालू है कि 21वीं सदी में जाने के लिए छोटे छोटे देश जो अपने सामने समस्या है, यह समस्या हम हल कैसे कर सकते हैं, अपने देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी मजबूत हो सकती है, आधुनिक विज्ञान और तंत्र का स्वीकार करके हम आगे कैसे जा सकते हैं 21वीं सदी में। यह विचारधारा दुनिया में आज प्रस्तुत हो रही है। संपूर्ण देश को एक रखकर इसमें शायद हम भी कुछ कर सकते थे, मगर इस 13 महीने के अटल जी का कारोबार देखने के बाद इस देश के हर व्यक्ति के सामने संदेह हो रहा है, क्या कमाई देशवासियों ने की इस बारे में। क्या आर्थिक परिस्थिति सुधार के लिए कोई खास कदम उठाए गए? जो मंदी का संकट पूरे देशवासियों के ऊपर तो गया है, इससे कोई रास्ता निकलने के लिए कोई मजबूती से कदम उठाया गया है? औद्योगिक उत्पादन
जो घट गया वो और ही घट कर रहा है। इसमें दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाया। बेरोजगारी जो बढ़ गई वो कम करने के लिए कोई कदम उन्होंने उठाया। जो हमारे पड़ोसी और देशों के साथ व्यापार होता है, जो ट्रेड है, वो ट्रेड सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए, या देश का राजस्व का उत्पादन या उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए। यह देश का अहम सवाल है, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो, महिलाओं को समान संधि देने का सवाल हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कुछ कदम उठाए। मुझे दुख होता है इस सभी सवालों का उत्तर जवाब ना है। इस 13 महीने में इस बारे में कोई सख्त कदम उठाया, ऐसी परिस्थिति देशवासी देख नहीं रहे। भारत जैसे देश को जब हम यहां की समस्या पर मात करके आगे जाने की बात करते हैं, विकास के रास्ते पर जाने की बात करते हैं, औद्योगिकरण बढ़ाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की परिस्थिति सुधारने की बात करते हैं और दुनिया की एक शक्तिशाली देश बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा यह फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम देश के सब समाज एक कैसे रख सकेंगे, समाज में एकता कैसे पैदा कर सकते हैं। और पिछले 12 साढ़े 12 महीने में 13 महीने में जो परिस्थिति देशवासियों ने देखी और खास तौर पर समाज के छोटे वर्गों ने जो देखी, अल्पसंख्यकों ने जो देखी, यह परिस्थिति पिछले 50 सालों में इस देश के जनता ने कभी देखा नहीं था। और इसका एक ही मैं मिसाल देना चाहता हूं कि भारत में ईसाइयों के ऊपर जितने हमले पिछले 13 महीने में हुए, पिछले 50 सालों में ईसाइयों पर इस देश पर जितने हमले हो गए, इनमें से 50% से ज्यादा हमले पिछले 12.5 महीने में इस देश में हो गए। ये क्या शर्मनाक बात नहीं? जो बात हो गई, जो कोई परिस्थिति हमने उड़ीसा में देखी, वो कोई देश की प्रशंसा करने वाली परिस्थिति है। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को वहां जिस तरह से जलाया, उनके मासूम बच्चों को जिस तरह से जलाया, इससे क्या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है? और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, उनको जो जिम्मेदार होने वाली शक्तियां होती है, संगठन होती है, इन संगठन का समर्थन देने का काम हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं उन संगठनों को जानता हूं कि वहां कोई गुंडागर्दी या जहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में आज तक मेरे सामने कुछ बात नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिया, बिना जांच सर्टिफिकेट दे दिया। रक्षा मंत्री ने इस बारे में क्या कहा, इस बारे में ज्यादा मुझे कोई कहना नहीं। गए वहां 2 घंटे में उन्होंने उड़ीसा में जाकर सब परिस्थिति देखी और देश के सामने बताया कि वाजपेयी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह परदेशी साजिश है। 2 घंटे में रक्षा मंत्री साहब ने कह दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं था, तब यह परदेशी साजिश हो गई। पूरे देशवासियों को मालूम है इस साजिश में इस सरकार को मदद करने वाली कोई सांप्रदायिक शक्ति संगठन उन लोगों का हाथ है, और इसलिए इस सरकार को इस अधिकार पर रहने का अधिकार कितना है, इस बारे में हम लोगों को बोलने की आवश्यकता है। मैं समझता था कि ऐसे परिस्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री जी देशवासियों के सामने कोई नया रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने बात शुरू की इस बारे में।
कन्वर्शन पर बहस हो जाए, धर्मांतर पर बहस हो जाए। इतनी गंभीर परिस्थिति पैदा हुई इस देश में। पिछले 50 सालों में ईसाई की परिस्थिति इस देश में जो हम सब लोग देख रहे हैं, एक धर्म ऐसा, इस धर्म की आबादी दिन ब दिन कम हो रही है, बाकी सभी धर्मों के लोगों की आबादी बढ़ रही है, मगर ईसाइयों की पॉपुलेशन कम हो रही है। और जब कम हो रही है, सब आंकड़े सरकारी है, और ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने, अटल जी ने देश के सामने विषय रखा कि नेशनल डिबेट हो जाए कन्वर्शन के इशू पर। मैं समझ सकता था कि बेरोजगारी के इशू पर हुई उन्होंने नेशनल डिबेट की बात करते थे। मैं समझ सकता था कि गांव वालों की परिस्थिति दुरुस्त करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने के लिए नेशनल डिबेट की बात उन्होंने हमारे सामने रखी थी। मैं समझ सकता था कि स्टेट एंड सेंट्रल के फंड्स के हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडीज के बारे में क्या हो सकती है, इस इश्यूज के बारे में नेशनल डिबेट हो सकते थे। मगर ये इश्यूज प्रधानमंत्री जी को महत्वपूर्ण इश्यूज लगे नहीं, उनको कन्वर्शन का इशू महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि देश के बारे में जो सोच है, वो सोच दिल्ली में बैठकर पूरी देश का नक्शा मद्देनजर रखते हुए करने की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई नहीं। शायद उनको संदेश आया होगा नागपुर से, और जो नागपुर से संदेश आया था, इस संदेश का आधार लेकर उन्होंने कन्वर्शन पर डिस्कशन करने की बात देशवासियों के सामने कही। कोई जरूरत नहीं यार, यहां जो परिस्थिति पैदा हो रही थी, जिस तरह से सरकार चालू थी, No, please. जिस तरह से सरकार चालू थी, इससे नाराजगी उनको समर्थन देने वाले साथियों के मन में थी, और ये नाराजगी उनको समर्थन देने वाले साथियों तक सीमित नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल में काम करने वाले लोगों के मन में भी इसकी नाराजगी थी। और इसका एक मिसाल, मैं मदन लाल जी खुराना का जो खत, देखिए सुषमा जी का चेहरा भी बदला। क्या लिखा उन्होंने? I have earlier also sent a letter to Shri Advani ji and stated that the central leaders are surrounded by careerists and power brokers, which has resulted in decision not being objective but according to per se place and wish. ये कहा है मदन लाल खुराना जी ने। बेचारे तंग हो गए। सही कहा और इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और कुछ बोलना चाहते थे सदन में, उनको बोलने नहीं दे दिया। उनका आदेश आ गया कि इस पर बोलना नहीं, मगर मुझे विश्वास है कि आज न कल वो बोलेंगे, और देशवासियों के सामने इस सरकार का उनको जो अनुभव है, यह अनुभव देशवासियों के सामने रखें। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि समाज के छोटे वर्गों को विश्वास दिलाने के लिए यह सरकार कम पड़ गई है। बात हमेशा हिंदुत्व की होती है, जो हिंदुत्व के बारे में हम लोगों ने भी जो बचपन से सीखा, इसमें सहिष्णुता का ज्यादा महत्व हिंदुत्व ने हम लोगों को सिखाया है। आज ये सहिष्णुता जो हिंदू धर्म की एक मुख्य विचारधारा है, उस विचारधारा से दूर जाने का स्पष्टीकरण मेरा नाम आया। मेरा नाम अध्यक्ष जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने अंग्रेजी में कहा है,
मैंने तो हिंदी में पत्र लिखता हूं, अंग्रेजी में नहीं लिखा, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसका वो मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं। एक तो मेरा ये कहना है, और यहाँ मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है कि आपके जो मन की बात है कभी तो सदन के सामने रखिए। जो आप कहना चाहते हैं एक बार पूरे देशवासियों को सदन को समझने दीजिए। मुझे मालूम है कि आपकी पीड़ा क्या है, शब्दों में रखूंगा, आपके कहने को नहीं रखूंगा। ठीक है, आपके शब्दों में रखिए, मगर जो पीड़ा है वो पीड़ा ही रहेगी, इस बारे में मुझे विश्वास है। नो नो प्लीज। तो सवाल यह है कि यह सब सांप्रदायिकता, समाज के छोटे वर्ग के बारे में गैर विश्वास की भावना, यह कंट्रीब्यूशन इस सरकार की पिछले 12.5 महीने में 13 महीने में है। उनको कोई जो हिंदुत्ववाद हो, ये सब चुनाव के लिए नारे थे, पूरे देशवासियों को पता लगा। मैं एक 10 दिन पहले गया था वाराणसी जी, प्रधानमंत्री जी, और वाराणसी जाने के बाद सुबह उठकर जरा गंगा घाट को भी देखे नहीं थे, देखने के लिए गए, और वहां की जो परिस्थिति हमने देखी, जो पानी देखा, जिस तरह से मरे हुए जानवर वहां देखे, और जिस तरह से मैंने वहां के लोगों से बातचीत की, और सब लोग कहते थे कि राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान जो शुरू किया था, यह एक्शन प्लान के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, किसी ने ध्यान नहीं दे दिया, और किसी ने इस पर ध्यान दे दिया नहीं। भाई, इस गंगा का नाम लेकर, अयोध्या का नाम लेकर, वाराणसी का नाम लेकर राजनीतिक फायदा लेने का काम जिस पार्टियों ने किया, कम से कम इस देश की जनता का जो भावना का प्रतीक है, आधार है, इस पर तो ध्यान देने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ऐसी भावना वाराणसी की जनता की थी, और वो कहते थे कि 12 महीने में जिस तरह से इस सरकार ने सभी कामों के बारे में देखने के बाद इस पर हमारा विश्वास बिल्कुल रहा नहीं, आप कोई दूसरा विकल्प जल्दी दीजिए, तब तक वहां की परिस्थिति सुधरेगी नहीं। यह परिस्थिति हो गई, वहां क्या स्नान करेंगे भाई। दूसरा क्षेत्र आप देखिए, जैसी देश का एकता का सवाल है, वैसी सबसे बड़ी महत्व एवं महत्वपूर्ण समस्या है देश की आर्थिक स्थिति की। आज औद्योगिक उत्पादकता कम हो रही है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं, इसमें एक विभाग ऐसा है जहां मेरे स्टेट की सबसे ज्यादा कारखानदारी है, जिसको पिंपरी चिंचवड़ कहते हैं। टेल्को की फैक्ट्री हो, बजाज ऑटो की फैक्ट्री हो, किर्लोस्कर की फैक्ट्री हो, ऑल मेजर इंडस्ट्रीज जो मेरे स्टेट में, इनमें से बहुत से हिस्सा उस क्षेत्र में है। आपको ताज्जुब लगेगा, 50% से ज्यादा कारखाने, नए कारखाने वहां बंद हो गए, और जो छोटे कारखाने हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज को मदद करने वाली थी, जो मेजर इंडस्ट्री को मदद करने वाली है, और खासकर जो एंसेलरीज इंडस्ट्रीज थी, कि जिस एंसेलरीज इंडस्ट्री पर समाज का छोटा कारागिर अपना घर का कारोबार चलाता है, यह एंसेलरीज इंडस्ट्री में 70% से ज्यादा इंडस्ट्री आज वहां बंद हुई है, और एक शहर में 50,000 से ज्यादा मजदूर आज बेरोजगार हो गई, आज उनको रोटी मिल नहीं रही। यह परिस्थिति सबसे ज्यादा डेवलप इंडस्ट्री जिस शहर में, इस शहर की है। क्या परिस्थिति होगी पूरे देश में, क्या परिस्थिति हो गई पब्लिक सेक्टर की। जिस तरह से कदम आपने उठाए, इससे यह बेरोजगारी कम करने के लिए, कारखानदारी चलने के लिए, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई कदम इस सरकार ने उठाया नहीं, और इसकी पूरी कीमत पूरे देशवासियों को देनी पड़ती है। स्वदेशी का नारा कई सालों से हम देखते हैं, क्या परिस्थिति है इस बारे में। आज दुनिया भारत को एक डंपिंग ग्राउंड बना रहा है। शक्कर के क्षेत्र में यही हुआ। पूरी अगली साल की देश की जो जिम्मेदारी है, जरूरत है, वो पूरी करने की ताकत इस देश के किसानों की है, जो गन्ना पिकाने वाली।
और इतनी चीनी यहां पैदा होने के बाद आज भी दुनिया से शक्कर यहां लाने के लिए इजाजत दे दी, पड़ोसी देशों से शक्कर लाने के लिए यहां इजाजत दे दी, और यहां 4 करोड़ से ज्यादा जो गन्ना पिकाने वाला किसान है उनकी परिस्थिति खराब करने का काम इस सरकार की नीति ने किया, और वो सभी क्षेत्र में ये हो रहा है। भारत डंपिंग ग्राउंड हो रहा है और नारा दे रहे स्वदेशी का, और ये जो परिस्थिति देखने के बाद उनको अधिकार सरकार चलाने का रहा है, इस पर किसी का इस देश में विश्वास नहीं रहा। मुझे याद है दिल्ली का चुनाव था, तब प्याज की बात इस देश में बहुत हुई थी। दुनिया से प्याज लाया था 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए किलो तक प्याज यहां लाया था, 30 रुपए तक लाया था, और आज प्याज का फसल ज्यादा हो गया। वहां के नासिक के और जगह के किसान मांग कर रहे हैं कि आप हमारा प्याज दुनिया में भेजने के लिए इजाजत दे दो। इस सरकार ने दे दिया 25,000 पर महीने को, 30,000 पर महीने को, इतना एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। और इजाजत कब दे दी? जब किसानों के पास जो माल था वो बाजार में, मंडी में गया, मंडी में वहां उन्होंने बेचने के बाद कि जिनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में उनको मिले नहीं, कीमत मिली नहीं, वो बेचने के बाद व्यापारियों के पास वो माल जाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। पूरा मुनाफा देने का प्रबंध इस सरकार ने किया, व्यापारियों को और किसानों को तंग करने का काम इसी सरकार ने किया। यही परिस्थिति आलू की है, यह है बाकी सभी किसानों की जो पैदावारी है कि उनकी परिस्थिति है, और इसका पूरा असर पूरे देश में बुरा हो रहा है। गांव में रहने वाला आज किसान तरस रहा है। जब जब हम लोग कहां भी जाते हैं तो लोग पहला सवाल पूछते हैं कि यह नौबत कब आप दूर करेंगे। मुझे खुशी है कि जयललिता जी ने कुछ समझदारी से कदम उठाने की तैयारी की, और इससे इस देश की जनता से, जिसका छुटकारा देश की जनता चाहती है, उनकी प्रक्रिया आज शुरू हुई है। एक क्षेत्र ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बातें कही गई, बिजली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बात बहुत बार की गई, साक्षात प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में महत्व दे दिया, मगर पिछले 12-13 महीने में पूरे देश में जो पुराने बिजली के प्रकल्प हुए थे वो पूरे हो गए, और शायद वो देश को समर्पित किया गया। ये बात छोड़कर कोई नए प्रकल्प लाने के लिए कुछ कदम उठाए, ऐसी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने नहीं। उत्तर प्रदेश में आज कई जगह पर सुबह 9 से 4 बजे तक बिजली हर दिन मिलती नहीं, हर दिन बिजली मिलती नहीं। ठीक है, वो बताएंगे आपको। बहुत बड़ी स्लोगन्स की, पूरे देश में बड़े महामार्ग बनाएंगे, बिजली के केंद्र बनाएंगे, नए पोर्ट बनाएंगे, मगर पिछले 13 महीने में इस सभी क्षेत्र में बड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया से आई या इस देश में तैयार हुई, ऐसा एक मिसाल देने की परिस्थिति इस सरकार की नहीं। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज के बारे में इस सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज करने का काम किया है। मैं तो सोचता था कि कम से कम टेलीकॉम पॉलिसी में थोड़ी बहुत कोई सुधार करेंगे। दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहां हुई, थोड़ा बहुत कुछ काम किया, मगर जो किया वो पूरा किया नहीं। यहां पूरा दुनिया को एक मैसेज भेजने की आवश्यकता थी कि हम टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र को महत्व देते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड की एक अलग कीमत दुनिया में है, और इसमें भारत पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, इस बारे में हमारा ध्यान है। मगर वहां भी जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच सरकार में बैठने वाले साथियों ने ले लिया, इससे पूरे दुनिया के सामने एक मैसेज गया है कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, और इससे हमारे देश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो गया, और नई पूंजी इस देश में आने के रास्ते सब बंद हो गए। और इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो, तो इस सरकार के बारे में दुनिया के मन में गैर विश्वास की भावना, और इसकी परिस्थिति आज देश के सामने हम लोगों को देखना पड़ती है। मुझे खुशी है कि इस साल बारिश अच्छी थी, किसानों ने मेहनत की, फसल अच्छा दिखा, मगर इससे पहले भी इस सदन में बात हुई थी
कि हुकूमत में आने के बाद हम किसानों के लिए एक नई कृषि नीति जल्दी से जल्दी लाएंगे। 12 महीने में यह कृषि नीति लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए, इसका दर्शन इस सदन का ना हुआ, न देश के किसानों को हुआ। सरकार चलाना हो तो प्रशासन यंत्रणा हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको भी विश्वास में लेकर काम करने की आवश्यकता है। कई साल हम लोग भी सरकार में रहे, राज में रहे, यहां रहे, मगर इतने छोटे स्पैन में, 12 महीने के स्पैन में सरकार से संबंधित लोगों ने यहां जो स्ट्राइक पर जाने का काम इस समय किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और कौन लोग स्ट्राइक पर गए? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, वहां के रिसर्च स्कॉलर्स, उनको स्ट्राइक पर जाने की परिस्थिति पैदा हो गई। न्यायालय के कर्मचारी वो स्ट्राइक पर गए। बैंक में काम करने वाले कर्मचारी, उनको स्ट्राइक पर जाने की नौबत आ गई। कृषि क्षेत्र में जो वैज्ञानिक है, जो कभी स्ट्राइक की बात करते नहीं थे, उनको स्ट्राइक पर जाने की परिस्थिति हो गई। एनटीपीसी के कर्मचारी वो स्ट्राइक पर गए। प्रसार भारती के कर्मचारी पिछले कई महीनों से सभी पार्लियामेंट के मेंबर हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या अखबार वाले हो, उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिनको विश्वास दिलाकर हम देश का प्रशासन ठीक तरह से चला सकते हैं, इन पर ध्यान देने की परिस्थिति आज इस सरकार की रही नहीं, और पिटाई हो रही। विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो कुछ अच्छे कदम उठाए, इसकी इस सदन ने स्वागत किया। लाहौर यात्रा का स्वागत पूरे सदन ने किया। अच्छी बात है, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, और इस बारे में अटल जी ने कुछ किया, इसका स्वागत इस सदन ने किया था। अग्नि दौड़ की बात पूरी देश में आ रही है, दुनिया के सामने आ रही है। हम लोगों ने, इस देश के वैज्ञानिक है, टेक्नीशियंस है, उन्होंने एक क्षेत्र में जो काम किया और जो कई सालों से जो प्रोग्राम लिया था, वो आगे लेने के लिए, ले जाने के लिए जो कुछ कदम उठाए, इसका स्वागत सभी लोगों ने किया है। मगर हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए जब कदम उठाते हैं और साथ साथ इसी समय पर अग्नि जैसे कदम उठाते हैं, ये क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक आर्म रेस करना चाहते हैं? जिस दिन हम लोगों ने कदम उठाया, उसी शाम को पाकिस्तान ने कहा कि इस बारे में हम भी कुछ करेंगे, और पूरे दुनिया ने कल देखा कि पाकिस्तान में इसमें किया। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हम रखना चाहते हैं सिंसियरली, वो रिश्ते हमें चाहिए। भारत हो या पाकिस्तान हो या आसपास के देश हो, सभी देशों की समस्या गरीबी की है, बेरोजगारी की है। हमारा पूरा ध्यान इस पर रहने की आवश्यकता है, और हमारा पूरा ध्यान हम आर्म रेस में लगाएंगे तो इस सब कॉन्टिनेंट के जितने गरीब लोग हैं, इनकी परिस्थिति में सुधार होगा नहीं, ये सब दुनिया का पिछड़ा भूभाग होगा। और इसलिए मुझे मालूम नहीं है, जो समय अटल जी ने स्वीकार किया था, इस समय का, उस समय ठीक था या ठीक नहीं था, इस बारे में उनको बनाना पड़ेगा। पड़ोसी देशों के साथ साथ रिश्ते सुधारने की बात जहां होती है, तब जैसे पाकिस्तान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है, वैसे चाइना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है। कई सालों से कदम उठाए गए थे कि वहां हम रिश्ते कैसे सुधार सकते थे। पुराने राष्ट्रपति गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब गए, उनका डेलीगेशन आ गया। सबसे पहले शुरुआत अटल जी ने की थी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, तब जब बिल्कुल हमारे रिश्ते खत्म हुए थे तब की शुरुआत उन्होंने की थी, उसका स्वागत हम लोगों ने किया था। नरसिंह राव जी के जमाने में कुछ एग्रीमेंट हो गई, और चाइना और भारत में एक तरह के एक विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था। मगर हमारे रक्षा मंत्री बरसे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। वैसे स्टेटमेंट देने के लिए बहुत सालों से उनकी आदत है, हमारे बड़े दोस्त हैं, हम दोनों एक शहर से आते थे, इसलिए दोनों ही ठीक तरह से हर एक को जानते हैं। और किसी के ऊपर बरसना एक बार उनके मन में आ गया तो कभी छोड़ते नहीं।
ये अभी सभी देशवासियों को भी इसका पता लगे, उनका रास्ता ठीक हो ना हो, मगर बरसने की बात एक बार मन में आ गई तो बरसते हैं। और उन्होंने चाइना के बारे में कुछ कहा, और अटल जी से जमाने से कल तक जो रिश्ता दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए थे, इस सभी जो मेहनत हुई थी वो मेहनत एक स्टेटमेंट से, बयान से खत्म करने का काम उन्होंने किया। और इसलिए मुझे मालूम है कि विदेश नीति के बारे में भी इस सरकार का कंट्रीब्यूशन निश्चित स्वरूप में क्या है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहां 13 महीने में कुछ किया? बहुत से बातें की, समाज प्रबोधन की बात की, सामाजिक परिस्थिति दुरुस्त करने की बात की, महिलाओं के उद्धार की बात की। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि समाज का 50% जो आबादी जिस महिलाओं की वर्ग की है, इनको अधिकार देने की बात इस सदन में कई बार आ गई, और उसकी तैयारियां हमारी है, ये बात आपने 50 बार कहा होगा बाहर और आज, मगर इस बारे में आरक्षण देने की जो तैयारी करके सदन के सामने जो आपने प्रारूप लाने की आवश्यकता थी, इस पर आज तक आपने कदम उठाया नहीं। और सबसे ज्यादा गंभीर बात मेरे सामने यह है कि डिफेंस पर्सनल को किस तरह से व्यवहार हम करने की तैयारी रखी है, किस तरह से ट्रीटमेंट दी। पूरी दुनिया में आज भारत की डिफेंस के बारे में बातचीत शुरू है, डिस्कशन शुरू है। भागवत इशू, इस पर मैं किसी का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा नहीं, मगर जिस तरह से ये बातें अखबार में आ रही, जिस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, वो देश की रक्षा के लिए ठीक नहीं है। सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, समझदारी से इस पर देखभाल करने की आवश्यकता थी। इससे पहले कभी हुआ नहीं, इससे पहले भी हुआ था। कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, जनरल थिमैया थे, तब भी ऐसा संघर्ष हुआ था, और इस पर ध्यान दे दिया तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने थिमैया को बुलाकर इससे रास्ता निकाला। कृष्ण मेनन जी को जो बताने की आवश्यकता थी वो बताए, और पार्लियामेंट के सामने उन्होंने कहा कि टेम्परामेंटल प्रॉब्लम थे, दूसरे कुछ प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले भी ऐसे कई सवाल खड़े हुए थे, मगर एक सीमित रूप के बाहर न जाने के लिए कोशिश की गई रक्षा मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने। मगर जिस तरह से एंटायर नेवल एक्स नेवल चीफ का इशू जिस तरह से हैंडल किया गया, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में चीन के लड़ाई में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस का जितना नुकसान नहीं हुआ, इससे ज्यादा ये इशू जिस तरह से हैंडल किया गया, इससे नुकसान इस सभी विभाग का हुआ गया है। ये बात कई दिनों से, कई महीनों से अखबारों में आती थी। हमारे कई साथी इस इशू पर बहस करना चाहते थे। हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया और हमने उनको बताया गया कि रक्षा के बारे का जुड़ा हुआ ये सवाल है, सेंसिटिव इशू है, इस पर सदन में बहस करना ठीक नहीं होगा, हम बातचीत जाकर करेंगे। और मैंने और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने प्रधानमंत्री की मुलाकात लेकर जो कुछ हमारी भावना इस बारे में थी उनके सामने रखी, और हमारी अपेक्षा ये थी इससे वो ध्यान देकर कुछ न कुछ कदम उठाया गया इस तरह का कि जिससे रक्षा दल में काम करने वाले सभी साथियों का मनोदल पर बुरा असर नहीं होगा। मगर एक दिन सुनना पड़ा कि नेवल चीफ हैज बीन एक्सपेल्ड। इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस इशू के बारे में कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, सीक्रेट पेपर्स पूरे देशवासियों के सामने, शुरुआत हुई सिलेक्टिव लीकेज से। कुछ अखबारों को सिलेक्टिव लीकेज करने का काम जरूर हो गया। कई वीकलीज ऐसे हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल के पेपर उन्होंने वहां उद्धृत किए हैं,
रक्षा मंत्री के 2-3 इंटरव्यू देखे देशवासियों ने, मेट्रो में देखा, शायद आपकी अदालत में देखा, और कहीं एक स्टार या कहीं किसी पर देखा, और वो वहां बैठे थे तब बार बार कागज दिखाते थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में सच एंड सच डिसीजन वाज टेकन, सच एंड सच पेपर इज देयर। सीक्रेट पेपर, सेंसिटिव पेपर, ये किस तरह से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी भी कुछ मर्यादा होती है, और इस मर्यादा संभालने का काम जो रक्षा मंत्री जी का था वो उन्होंने किया नहीं। ये बात मुझे यहां कहनी होगी। जिस तरह से बातें आ गई, मुझे याद है कि इंडियन एक्सप्रेस के 7 अप्रैल में शेखर गुप्ता जी उनके मुख्य संपादक है, उन्होंने लिखा था, इसमें दोनों ही जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी आर नाउ फ्लोटिंग फ्रीली ऑल ओवर द कैपिटल फ्रॉम मीडिया ऑफिसेस टू द डिप्लोमेटिक सर्किट। There is not one thing about the supposedly super secret operation Lee that the cocktail circuit does not know. Copies of the letters alleged written by Morarji Desai to Fernandez cautioning him on his activism on certain aspects of the India's nuclear relations with Libya are freely circulated. Similarly, the photocopiers in the Ministry of Defence have worked overtime over the past few months making copies of the adverse entries on Bhagwat's old annual confidential report, and there are number of other things. जिम्मेदार जितने अखबार हैं इन सभी ने इस बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। जिस तरह से इस कागज का बंटवारा हो गया, जिस तरह से इंफॉर्मेशन लीक की गई, जिस तरह से उसको जवाब देने के लिए सरकार ने यह जो किताब उठाया, इससे बात एक साबित होती है कि जो जिम्मेदारी है, जो पहला स्टेटमेंट उनका आया था, बयान आया था, मैं समझ सकता था। उन्होंने कहा यू कैन किल मी बट आई विल नॉट डिस्क्लोज सर्टेन थिंग्स फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन। वहां तक उनकी भूमिका ठीक थी, मगर बाद में जिस तरह से उन्होंने बयान दे दिए, जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, लगता था उनके चेहरे से कोई डेस्परेट आदमी है, एक्सट्रीम लाइन लेकर कोई खत्म करने के लिए जा रहा है, और उस तरह से कदम उन्होंने उठाए। ये बात फर्नांडीज साहब के लिए नई नहीं है। जब कुछ एक बात मन में वो लेते हैं, वो बड़ी बिल्कुल आखिर तक लड़ाई करने का उनका स्वभाव है। मुझे याद है, आई थिंक 1977 और 78 ही वॉज द इंडस्ट्री मिनिस्टर। फीकी के मीटिंग में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कुछ रॉबर्स, रैट्स, he was calling to the industry minister as a industry minister। और कोई भी इशू हो तो लोगों के तरह सामने बड़ी अच्छी तरह से रखने की भी उनकी एक हैसियत है, उनकी खूबी है वो। मुझे याद है एक गैलरी में बैठकर मैंने यहाँ ही उनका एक भाषण सुना था। मोरारजी भाई के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, अरे क्या एग्रेसिवली भाषण किया था उन्होंने, और 48 आवर्स में उन्होंने अपना रास्ता बदला। 24, आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू करेक्ट, 24 घंटे में यू आर विटनेस, स्वामी जी विटनेस। तो 24 घंटे में उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, और इसलिए किसी का समर्थन करने की बात उन्होंने लेती है तो बड़ी अच्छी तरह से समझ कर सकते हैं। किसी को डिमोलिश करना हो, भले इसमें कोई तथ्य हो, कोई आधार हो ना हो, वो डिमोलिश भी बड़े एग्रेसिवली कर सकेंगे, और ये देखेंगे आप आज या कल। मगर इसमें सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि जो इश्यूज भागवत ने जो इश्यूज रेज किए, इसमें कहां तक सच्चाई है इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं इसका समर्थन भी नहीं करना चाहता। जिस तरह से उन्होंने भी कुछ कागजात अखबार वालों के दे दिए वो भी गलत है, मैं इसका भी समर्थन कभी नहीं करूंगा। मगर जो इश्यूज उन्होंने बनाए और डिफेंस मिनिस्टर ने जो कोई गंभीर इश्यूज इनके बारे में देश के सामने मीडिया के माध्यम से रखे, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता जांच होने की और इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होने की आवश्यकता थी, और इसलिए जेपीसी की मांग थी। मगर प्रधानमंत्री जी ने जेपीसी हमें मंजूर नहीं, ये बात सदन के बाहर पहले ही कही थी।
मुझे याद था छोटे छोटे चीजों के बारे में इस सदन में 2-2 दिन 3-3 दिन सदन का कामकाज बिल्कुल ठप हुआ था जेपीसी के मांग के लिए, मगर देश की रक्षा से जुड़े हुए सवालों पर जेपीसी देने की तैयारी इस सरकार की नहीं थी। इससे रक्षा के बारे में इस सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है, ये बात पूरे देशवासियों के बारे में देशवासियों के सामने रखती है। और इसीलिए आपने सभी क्षेत्र का पिछले 12 महीने का सब हिसाब ले लिया, तो एक क्षेत्र ऐसे नहीं कि जिस क्षेत्र में इस सरकार ने कुछ मजबूती से कदम उठाए गए। इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सामाजिक एकता हो, ये सभी क्षेत्र में ये सरकार काम करने के लिए और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए बिल्कुल असफल होगा। और यह असफलता दिल्ली में जनता ने दिखाई, राजस्थान में जनता ने दिखाई, मध्य प्रदेश में जनता ने दिखाई, 8-9 जगह पर बाई इलेक्शंस में भी जनता ने दिखाई। और ये जो सरकार जिन्होंने सिर्फ सांप्रदायिकता की घृणा देशवासियों के सामने रखी, देश के रहने वाले सभी साथियों को एक तरह का विश्वास दिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो जिन्होंने पूरी की नहीं, और देश को कई साल पीछे लेने का काम किया, उनको अधिकार पर और देश का बागडोर संभालने पर रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं। और इसीलिए उन्होंने जो यहां प्रस्ताव मोशन रखा है, इसको मैं विरोध करता हूं। और मैं इस सदन की सभी विपक्ष के लोग मिलकर इस सरकार को दूर करेंगे और इस देश को जिस तरह की सेक्युलरिज्म का समर्थन करने वाली और 21वीं सदी में देश को ले जा सकती है, इसकी दृष्टि वाली सरकार, यह एक मजबूत विकल्प यह सरकार और ये सब मिलकर ये देंगे विश्वास मैं इस सदन को और इस सदन के माध्यम से पूरे देश को दूंगा।